ओके, हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने 7 लेक्चर कवर करे हैं और इन लास्ट लेक्चर हमने वेल्डिंग टॉपिक स्टार्ट किया था। वेल्डिंग टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, व्हाट इज़ द वेल्डिंग, व्हाई वी आर डूइंग इट, हाउ वी आर डूइंग इट, वो सब बेसिक देख लिया था। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी भी देख ली थी, जैसे कि रोड थिकनेस क्या होती है, जैसे कि साइज ऑफ द वेल्ड क्या होता है, के क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड क्या होता है। इनफैक्ट हमने जो है स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड का फॉर्मूला भी देख लिया था फिलेट वेल्ड के लिए। सो वी आर कवरिंग फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड को हम और आगे आज कवर करते हैं एंड न्यूमेरिकल देखते हैं। आफ्टर दैट हम इसमें जो है स्लॉट वेल्ड आज कवर कर लेंगे इन दिस लेक्चर टिल वील ट्राई टू कवर दी स्लॉट वेल्ड। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर आपके पास हो रही है, आई होप सो। सो ये शायद थोड़ा रह गया था कि टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। थ्योरेटिकल एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, इट इज एलिमिनेट इट eliminates need of making होल्स। ठीक है, क्या लिखा? इट eliminates need of making holes। तो होल्स की जो है यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट किसमें थी, बोल्ट में थी अपनी, क्योंकि बोल्ट में हमको होल रिक्वायर्ड थी। देन हम उसमें अपना बोल्ट इंसर्ट करते थे और देन हम जो है उसको टाइटनिंग, नट टाइटनिंग करते थे और हमारा देन कनेक्शन आपका कंप्लीट होता था। ग्रेटर हेल्पफुल फॉर टेंशन मेंबर। ओके, ए नेट इज इक्वल टू ए जी। क्या कह रहे हैं कि टेंशन मेंबर में, टेंशन जब हम मेंबर बनाते हैं, जैसे कि प्लेट है मान लीजिए, है ना, इस प्लेट को हमने किसी प्लेट पे कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो हमने इस तरह से बोल्टिंग कर दी लेटर सपोज, और हम फिर जो है इसमें टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं ना, पी मान लीजिए। तो अब हम बोले इसमें कितने स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं अलोंग दिस सेक्शन। ओके, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लेटर से। तो एरिया अलोंग दिस सेक्शन और दिस सेक्शन, मैंने मान लीजिए दिस इज वन सेक्शन और ये दो सेकंड सेक्शन है, दिस इज टू सेक्शन, और इस प्लेट की थिकनेस है टी और इस प्लेस की विड्थ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है बी। ठीक है, तो अलोंग वन सेक्शन में बोलूँ, अलोंग वन एरिया ऑफ दिस प्लेट विल बी बी, विड्थ ऑफ द प्लेट एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट ऑब्वियसली। एरिया इक्वल टू विड्थ इनटू थिकनेस। और अगर मैं एरिया आपका निकालूं अलोंग टू सेक्शन, इफ आई राइट हियर अलोंग टू एरिया विल बी सी। अब इस अलोंग वन तो कोई होल नहीं था, तो एरिया आपका बी इंटू टी था। अब अलोंग टू आपके दो होल हो गए, राइट? दो होल आपके हैं, मतलब दो बोल्ट आपने प्रोवाइड करे हैं, तो दो होल यहाँ पर हैं। तो विड्थ अलोंग दिस सेक्शन इज रिड्यूस्ड। विड्थ जो है इस सेक्शन के अलोंग रिड्यूस हो चुकी है। कितनी रिड्यूस हुई है? दो होल के बराबर। तो आप ये लिखेंगे विड्थ बी माइनस टू इंटू डी नॉट, ये विड्थ बची, इंटू थिकनेस टी। डी नॉट हमको पता है क्या है, होल का डायमीटर है, ठीक है ना, बोल्ट का डायमीटर नहीं है, होल का है ये, यानी बोल्ट का डायमीटर प्लस क्लियरेंस इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो एरिया आपका रिड्यूस हो गया ड्यू टू दी होल, ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो वही कह रहे हैं वेल्डिंग में इट एलिमिनेट्स नीड ऑफ मेकिंग होल। वेल्डिंग में आपको होल करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपका एरिया रिड्यूस नहीं होता है, एंड एरिया रिड्यूस नहीं होता है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पे रिडक्शन, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम नहीं होती है। ठीक है, economical since they enable to transfer stresses between the member, no drilling, punching, fabrication, less labor। और ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं बिकॉज इसमें कोई आप होल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नो ड्रिलिंग, नो पंचिंग, नो हैमरिंग, नो फैब्रिकेशन, और ये सब नहीं है, तो लेस लेबर रिक्वायर्ड,
जो लेबर की ज़रूरत है वो कम है, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसफ़र है स्ट्रेसेस का, तो इसलिए इसको इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। मोर रिजिड, सो ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंट इज़ डायरेक्ट। मोर रिजिड, तो रिजिड भी इसीलिए है बिकॉज़ उसमें कोई होल नहीं है। बिकॉज़ कोई होल होता है, आप बोल्ट सॉरी होल में आपका बोल्ट होता है, तो जब होल बनाया जाता है तो कोशिश तो यही करी जाती है कि होल एज़ फिटेड टू बोल्ट हो, है ना? मतलब होल का डायमीटर अगर 20 है तो 18 के लिए ही, बोल्ट के लिए ही 20 हम करा जाए, 20 का होल जो है बनाया जाए। बट समटाइम्स ये होल इम्परफेक्ट नहीं होता है, इतना एक्यूरेसी, इतना प्रिसीजन मेकिंग में नहीं पॉसिबल होता है ऑन द साइड। तो ये 21, 22, 20 से और ज़्यादा हो सकता है ना? तो ये जितना गैप ज़्यादा होगा बोल्ट के डायमीटर में और होल के डायमीटर में, उतना यहाँ से लूजनेस ज़्यादा होगी इसकी बोल्ट की। जितना लूजनेस ज़्यादा होगी उतना जो है मोमेंट ट्रांसफ़र और स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होगी। तो रिजिडिटी नहीं हुई जॉइंट की एक्चुअल में। बट वेल्डिंग में ऐसा नहीं है, वेल्डिंग में दैट हैज़ अ गुड रिजिडिटी, राइट? लुकिंग एस्थेटिक, मतलब दिखने में अच्छा लगता है। बोल्ट में कई सारे होल होते हैं तो होल बोल्टिंग आपको दूर से शो होती है ना? अब इसमें जो है प्लेट के ऊपर प्लेट रखी होती है इस तरह से, प्लेट है, इस प्लेट को हम इस प्लेट से फॉर एग्जांपल वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरह से ये वेल्डेड होती है ना? तो ये हो गया। डिसएडवांटेजेस, ओके, और एक दो पॉइंट है। नो नीड ऑफ गसेट प्लेट, तो बोल्टिंग में 1 to 1 मेंबर होता है तो गसेट प्लेट की नीड जो है उसमें ज़्यादा होती है, इसमें फिर भी कम होती है। लेस नॉइजी, तो जब कोई फैब्रिकेशन नहीं होगा, कोई ड्रिलिंग नहीं होगी, कोई पंच हैमरिंग नहीं होगी तो नॉइज़ तो कम होगी। ओके। डिसएडवांटेजेस में देखिए, हाई स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड, लेबर यहाँ पे कह रहे हैं कम रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ लेबर्स आर लेस, बट जितनी लेबर चाहिए उतनी हमें ज़्यादा स्किल्ड चाहिए। नट या बोल्ट कसने के लिए कितनी आप स्किल्ड लेबर लोगे? बहुत ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है, राइट? बट वेल्डिंग में प्रॉपर जो है, एक वेल्डिंग एक प्रॉपर एक आर्ट है, प्रॉपर वेल्डिंग करना इज़ नॉट दैट मच ईजी, ठीक है? सो स्किल्ड लेबर आर रिक्वायर्ड। इंस्पेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, मान लीजिए कुछ ख़राब हो गया, वहाँ रस्टिंग हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी तरह से, तो बोल्ट का इंस्पेक्शन, बोल्ट की मेंटेनेंस थोड़ी इजी होती है। बोल्ट को आप रिप्लेस कर दोगे, दूसरा बोल्ट वहाँ पे लगा दोगे। बट वेल्डिंग में थोड़ा सा इंस्पेक्शन की डिफिकल्टी होती है, ठीक है? ओके फाइन। इस तरह का जो मैं डायग्राम आपको लास्ट लेक्चर में दिखा रहा था फिलेट वेल्ड का, इस तरह से होता है। ये आपका थ्रोट थिकनेस हो गया ना, जिसे आपने ये आपकी एक प्लेट है, सेकंड प्लेट ये है आपकी, दोनों को आपने ज्वाइन करना है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर आपका वेल्डिंग मटेरियल डिपॉजिट कर दिया, वेल्डिंग मटेरियल डिपॉजिट कर दिया है ना। तो दिस, इसको थोड़ा यहाँ पे जूम कर रखा है हमने, तो दिस फिगर लाइक दिस इज द वेल्डिंग मटेरियल। तो ये जो डिस्टेंस होती है बीच की, इसी को कहते हैं थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वीकेस्ट सेक्शन, it is the weakest section basically. Why? Because it has the minimum dimension and that treated as a line. weakest section बोल रहे हैं because ये welding material है हमारा, ये एक ये डायमेंशन हो गई भाई, है ना? एक ये डायमेंशन हो गई, एक ये डायमेंशन हो गई, बट ये हम डायमेंशन ये वाली ले रहे हैं थ्रोट थिकनेस, बिकॉज हम जो एरिया निकाल रहे हैं अपने वेल्डिंग का वो थ्रोट थिकनेस के अनुसार, थ्रोट थिकनेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो कम डायमेंशन के अकॉर्डिंग एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया भी कम आएगा, है ना? एरिया कम आएगा तो स्ट्रेंथ भी कम आएगी। तो हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी में जा रहे हैं, सेफ्टी में जा रहे हैं कि है तो एरिया ज़्यादा लेकिन हम मिनिमम के लिए चेक कर रहे हैं। तो मिनिमम एरिया लेने का मतलब है, इंटेंशनली मिनिमम ले रहे हैं कि मिनिमम एरिया के अकॉर्डिंग हम अपना डिज़ाइन करेंगे तो वो हमारा जो वेल्डिंग होगा वो सेफर होगा, ठीक है? That is the main motto. It has a minimum dimension treated as a line. Okay, throat, part of the weld which is effective in transferring the stresses. Throat is the part of the weld which is effective in transferring the stresses. It is assumed that fillet weld offer resistance in shear only. इस तरह से मान लीजिए एक ये आपका फॉर एग्जांपल एक कॉलम है, हमने इस तरह से यहाँ पे एक ब्रैकेट प्लेट अटैच करी है, आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपने इसको ज्वाइन करने के लिए अपना जो है वेल्डिंग कर दी।
अब ये लेट अस सपोज यहाँ पे कोई पी लोड आपने लगाया, ये दिस इज लोड, ये लोडिंग, तो ये ब्रैकेट इस तरह से मूवमेंट क्रिएट करेगा, ये नीचे जाएगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस वेल्डिंग मटेरियल में क्या क्या स्ट्रेस आ सकते हैं वो यहाँ पे देखो दिखाया है। एक तो ये इधर को भागेगा तो ये आउटवर्ड जाएगा तो इसमें टेंशन डेवलप हो सकती है, और नीचे को जाएगा तो इसमें शियर डेवलप हो सकता है, यानी ये पोर्शन ऐसे और ये पोर्शन ऐसे। तो मेजर तौर पे ये देखा गया है कि इसमें शियर डेवलप होगी। एंड ये है तो देखो, व्हाट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग आपने कैसे करा है कि एक मेटल को बर्न करके डिपॉजिट करा दिया, बट वो बर्न हो गया है ना, इट इज समवेयर रिजिड, है ना, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है। मान लो पहले वो मेटल था, माइल्ड स्टील था, अब उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा लिटिल बिट ब्रिटलनेस की तरफ जाएगी। जब ब्रिटलनेस की तरफ जाएगी तो उसमें शेयर स्ट्रेंथ थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारे लिए स्ट्रेंथ क्राइटेरियन से शेयर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शेयर चूंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसलिए अपने डिज़ाइन में वेल्ड के ओनली शेयर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो शेयर में हमें सेव करना है तो बाकी चीज़ों में वो सेव हो जाएगा, वही जो हमारी पहले जिस तरह की हम बात कर रहे थे। तो शेयर स्ट्रेंथ एफ एस इज इक्वल टू एफ यू ओवर रूट 3 इंटू 1.25, ये हमने शेयर का फॉर्मूला पहले भी देखा था, वही है। यहाँ पे लिखा भी है, वेल्ड मेटल स्ट्रॉन्ग इन टेंशन बट द वीक इन शेयर एज डक्टाइल। मटेरियल डक्टाइल ही है, थोड़ा ब्रिटल हुआ है लेकिन है वो डक्टाइल ही, क्योंकि मेटल से आपने वेल्डिंग मटेरियल को बनाया है, राइट। तो द वेल्डिंग मेटल और वेल्डिंग मटेरियल इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन बट वीक इन द शेयर, तो it is the weak in the shear, so that's why we are checking in the shear only. so एक दो टर्म और आती हैं, जैसे ये एंड रिटर्न्स, कि हम एंड रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं स्टिफनेस अच्छी बनाने के लिए। जैसे ये प्लेट है, मान लीजिए इस प्लेट में हमने अपने यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, राइट। ये प्लेट इस तरह से मान लो किसी और प्लेट पे रखी है, तो हमने इस तरह से ये वेल्डिंग प्रोवाइड कर दी, राइट। इधर भी वेल्डिंग प्रोवाइड कर दी, यहाँ तक होगी। तो इसको यहाँ तक हम ड्रॉप नहीं करते हैं कि यहीं तक वेल्डिंग करी, यहाँ पे जाके छोड़ दिया। और इसको एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए और स्टीफन करने के लिए, है ना, अच्छे से इसको कनेक्ट करने के लिए इस प्लेट से, अगर फ्यूचर में उसमें कोई वाइब्रेशन लोड आए, कोई फटीग लोड आए, फटीग आपको पता है, फटीग इज द रिवर्सल, लोड रिवर्सल, ठीक है। इन दैट केस हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे जाके एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करके यहाँ पे जाके खत्म, यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली ऊपर से भी यहाँ से जाके नीचे आके यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा वर्टिकल वाला, इसको बोलते हैं एंड रिटर्न्स, ओके। लॉन्ग जॉइंट, तो इसमें भी लॉन्ग जॉइंट का फैक्टर यूज करते हैं, जैसे हम बोल्ट में आपको बताया था सिमिलरली। तो वही लॉन्ग जॉइंट किसको कहेंगे, लॉन्ग जॉइंट दैट एल जे लेंथ ऑफ जॉइंट इज ग्रेटर देन 150 इंटू टीई। टीई क्या है यहाँ पे, टीई टी टी वही थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस का 150 टाइम इज द लॉन्ग जॉइंट, ठीक है। तो रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये है, आइस कोड में गिवन है 1.2 माइनस 0.2 एल जे ओवर 150 टी ई या टी टी, एक टी टी लिख लो इसको, एंड शुड बी लेस देन 1। तो बीटा फैक्टर 1 से कम ही होना चाहिए, तो इन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 पे। तो यहाँ से आपको पहले चेक करना है कि लॉन्ग जॉइंट है या नहीं है, नहीं है तो इट्स ओके, है तो आपको रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करना है, ओके। दिस इज हाउ वी कैन सी। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, ये हमने देखा था फॉर्मूला, एक बार और उसको देख लेते हैं। PDW से डिनोट किया है, वहां पे हम इसको कह रहे थे FS से, ओके। PDW कुछ नहीं है, डिजाइन स्ट्रेंथ, P डिजाइन। देखो बोल्ट में हम निकाल रहे हैं स्ट्रेस, वो फोर्स निकाल रहे हैं, शेयर फोर्स और बेयरिंग फोर्स, यहाँ पे भी हम फोर्स निकाल रहे हैं ना। तो PDW डिजाइन फोर्स, W डिनोट्स एज वेल्ड, इज इक्वल टू FU ओवर रूट 3, ये तो स्ट्रेस हो गया, इनटू एल इफेक्टिव इनटू थ्रोट थिकनेस टी टी, ये एरिया हो गया, स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स बन गया। डिजाइन वर्ड जब आ गया, डी यहाँ पर आ गया, तो हमने डिवाइड कर दिया किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करा तो डिजाइन वर्ड आ गया। सो गामा एम डब्ल्यू इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.25 फॉर शॉप वेल्डिंग। अगर आपकी शॉप वेल्डिंग है तो 1.25 फैक्टर लेना है,
आईएस कोड ने ऐसा आपको सजेस्ट किया है, ऐसा एज अ गाइड किया है, ठीक है ना। पेज नंबर 79 यहाँ पर मैंने लिखा है, तो पेज नंबर 79 भी ये चीज़ आपको गिवन होगी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा एम डब्ल्यू 1.5 आपको लेना है फॉर दी साइट वेल्डिंग। तो साइट वेल्डिंग के लिए 1.5 लेना है, शॉप वेल्डिंग के लिए 1.25 लेना है, दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं गिवन है तो आप 1.25 ले लीजिए, इट्स ओके। फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 to 90 डिग्री, थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू 0.7 एस, ये हमने आपको बताया था ऑलरेडी। ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया। सो इफ यू गो फॉर द न्यूमेरिकल आपका ऐसा आ सकता है सिंपल। डिटरमाइन द साइज एंड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर लैप ज्वाइंट, राइट। फिलेट की बात कर रहे हैं तो लैप वर्ड आएगा। टू ट्रांसमिट अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन as shown in the figure. Assuming this site weld, not shop weld, site weld, Fe410 steel and E41 electrode. Assume width of the plate as 75 mm. Thickness of the plate is 8 mm. थिकनेस ऑफ द प्लेट दे दी इन्होंने हमको, तो थिकनेस ऑफ द प्लेट ओके, अभी हम नोट कर लेंगे। लोड हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, 120 mm। अब क्या कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड हमको निकालना है बेसिकली, है ना। फोर्स दे दिया तो फॉर्मूला हमारा वही था जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था मैंने कि आपका जो है पी डी डब्ल्यू डिजाइन फोर्स इज इक्वल टू एफ यू ओवर √3 इंटू 1.25 इंटू एल इफेक्टिव इंटू थिकनेस, राइट। फोर्स हमारे पास 120 गिवन है, इस एफ यू 410 होता है ना, ये हमने ले लिया साइट वेल्ड से 1.25। एंड एल इफेक्टिव हमको मिल जाएगा, थिकनेस हम निकाल लेंगे। थिकनेस क्या हो जाएगा, थ्रोट थिकनेस के इंटू एस, ठीक है ना। तो के हमने ले लिया 0.7, कुछ गिवन नहीं है तो 90 डिग्री हम मान लेंगे, लैप जॉइंट है तो 90 डिग्री ही होगा वो। एंड एस इज द साइज ऑफ द वेल्ड, वो हमें निकालना पड़ेगा, तो मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया हम निकाल रहे हैं, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर दी साइट वेल्ड इज 1.5, ओके। साइट वेल्ड गिवन है तो यहाँ पर 1.25 नहीं, यहाँ पर कितना होगा 1.5, दिस विल बी 1.5, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वही इन्होंने करा है, मैक्सिमम साइज ऑफ द निकाला है वेल्ड। मिनिमम साइज फॉर 8 mm प्लेट इज इक्वल टू 3 mm। तो मिनिमम साइज कितना है, 3 mm है 8 mm प्लेट के लिए। ये बताया था आपको थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। कुछ आईएस कोड टेबल गिवन है, टेबल नंबर आपको पहले बताया था लास्ट लेक्चर में। मैक्सिमम साइज आपका होता है T-1.5, ठीक है ना। ये आपका वर्टिकल एज के लिए T-1.5 होता है मैक्सिमम साइज, और राउंडेड एज के लिए, इस तरह की राउंडेड एज के लिए ये होता है मैक्सिमम साइज होता है आपका 3/4 इंटू टी, राइट। ये होती है थिकर प्लेट की थिकनेस, बट यहाँ पर आपको एक ही थिकनेस गिवन है दैट इज 8 mm। तो थिनर हो चाहे थिकर आप 8 ही रखेंगे दोनों केस में। तो 8 mm प्लेट के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 mm हो गया, सॉरी। मैक्सिमम साइज आपका हो गया T-1.5 है, विच इज इक्वल टू 8 - 1.5 इक्वल टू 6.5। तो कोड ये जैसा सजेस्ट हमें किया है, तो मिनिमम वो कह रहा है कि 3 mm लो थिकनेस साइज, सॉरी, और मैक्सिमम साइज आप लो 6.5। इनके बीच में आप कोई भी साइज एज्यूम कर लेते हो, ठीक है ना। तो फॉर द सेफ्टी पर्पस हम थोड़ा साइज ज्यादा ही लेते हैं, तो वैसे तो आप 5 ले लो, कोई बच्चा अगर 5 ले रहा है तो वो भी सही है, कोई स्टूडेंट आपका 6 ले रहा है तो वो भी सही है। वी कैन नॉट बाउंड, रेंज हमको मिल गई, ठीक है ना। राउंड फिगर में लेना 5 या 6 कोई ले लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 6 जूम कराया, तो फॉर 6 mm वेल्ड साइज थ्रोट थिकनेस कितनी हो जाएगी, 0.6 के इंटू एस होता है, तो 0.6 इंटू एस इज 6, तो 0.6 इंटू एस इज 4.2 mm। थ्रोट थिकनेस हमारी आएगी 4.2 mm। तो बस हम अपना इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे फोर्स। तो ये पी डी डब्ल्यू जो था हमारा, पी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ यू ओवर √3, तो 410 ओवर √3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5 डिनोमिनेटर में, इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस 4.2। जब हमने फॉर्मूले में रख दिया, पीडीडब्ल्यू हमको पता है, राइट, 120 इज गिवन, फैक्टर लोड
स्ट्रेस न्यूटन पर एम स्क्वायर में है, तो इस ये किलो न्यूटन में है लोड आपका। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तो 120 इंटू 10⁻3, राइट। यूनिट्स का आप खासा ध्यान रखेंगे, यूनिट्स में आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन, और जल्दबाजी नहीं करनी है सवाल करते हुए, थोड़ा देखना यूनिट किस में गिवन है, किस में आंसर लाना है, क्या करना है। तो सब कुछ गिवन है आपको, एल इफेक्टिव गिवन नहीं है, एल इफेक्टिव यहाँ से आपका कैलकुलेट, एल इफेक्टिव यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। एल इफेक्टिव यहाँ पे 120 लिखो, एल इफेक्टिव निकल के आया 181 mm। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन मैटर, कॉन्सेप्ट समझे बस। एल इफेक्टिव आ रहा है लेटर सपोज 181 mm, तो 181 mm आपने प्रोवाइड करना है, राइट। तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे, मतलब जैसे यहाँ पे फिगर आपको शो हो रहा है, लैब जॉइंट है, मतलब एक प्लेट इस तरह से, एक प्लेट उस तरह से, तो यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, है ना। मतलब जैसे एक प्लेट, अगर उसका टॉप व्यू हम देखें, इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट रखी है, ओके। एक प्लेट के ऊपर लेटर सपोज ये प्लेट आपकी आपने प्लेस करी है, तो आप एक तो यहाँ पर प्रोवाइड करोगे वेल्डिंग, है ना, और इस प्लेट के इसके नीचे जहाँ पे ये अटैच है यहाँ पर प्रोवाइड करोगे, राइट। तो दो इसको पार्ट में हम डिवाइड कर दें, तो इसलिए लेंथ प्रोवाइडेड फॉर द ईच साइड, तो 181 टोटल लेंथ आई, तो 181/2 इज इक्वल टू 90.5 mm, ठीक है, 90.5 mm। तो विड्थ ऑफ द प्लेट, अब कह रहे हैं कि 90 है, इधर कर दो, 90 इधर कर दो, वेल्डिंग की लेंथ, राइट। बट हमको विड्थ ऑफ द प्लेट गिवन है 75, इफ यू नोटिस, विड्थ ऑफ द प्लेट गिवन है 75, तो 75 अगर आप देखेंगे, तो ये प्लेट की जो विड्थ है दैट इज 75, आपका 90 आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा इधर करना पड़ेगा, आपको निकाल दे अब 75, तो ये हो गया आपका, तो 90.5 है, इसको 92 राउंड फिगर ले, तो 92 माइनस 75 कितना हो गया ये आपका, इट इज 5 एंड 15 17 आ रहा है, राइट। तो 17 का मतलब है राउंड फिगर 18 मान लीजिए, तो 75 यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, और 18 का 9, तो 9 ऐसे हॉरिजॉन्टली, 9 ऐसे सिमिलरली आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे एक्स्ट्रा, तो वो आपको रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो शो किया हुआ है, राइट। 75 ऐसे ही आपकी विड्थ अवेलेबल थी, बचा हुआ जो बचा, जो भी 9-10 mm बचा यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। Plate are symmetrical above x axis. CG of the weld group lies on the line of the action of load. So moments are not developed. वो कह रहे हैं कि लोड इस तरह लग रहा है आपका, दिस इज द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ लोड P, राइट। इस तरह से आपने आपका वेल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, इस वेल्डिंग मटेरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं से पास हो रहा है, तो वेल्डिंग मटेरियल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ लोड आपका ओवरलैप कर रहा है, जिस वजह से ये एक कंसेंट्रिक कनेक्शन हो गया, कंसेंट्रिक कनेक्शन हो गया, इट इज नॉट एसेंट्रिक। सो इसमें कह रहे हैं मोमेंट डेवलप नहीं होंगे, इट इज द सिंपल केस, और इट इज कॉल्ड मोमेंट फ्री कनेक्शन, ओके। तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल करा, दिस इज फॉर मोमेंट फ्री कनेक्शन। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन मोमेंट फ्री ना हो, कुछ ऐसा केस डेवलप हो जाए जिसमें आपका बोल्ट जो लोड ऑफ एक्सिस है वो पास ना करे आपके वेल्ड मटेरियल के सीजी से, वहाँ पे मोमेंट डेवलप होगा, और जब मोमेंट डेवलप होगा तो आपको वहाँ पे चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी, आपको वहाँ पे चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी, तो दैट केस हम लास्ट में देखेंगे। तो स्लॉट अभी लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, स्लॉट वेल्डिंग आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, और वो एसेंट्रिक केस वाला आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 8th लेक्चर हमने इस फॉर दिस कोर्स डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में कवर कर लिए। तो थैंक यू वेरी मच, कोई डाउट हो तो आप पूछिए, थैंक यू।